केमिस्ट्री जो शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो मिस्र से हुई थी। मिस्र में इसे कीमिया बोला जाता था, जिसका मतलब काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी जो क्या करते थे वहाँ के लोग, जैसे जो डेड बॉडी होता था उसको क्या करते थे कि उसको लेप करके उस डेड बॉडी में और कुछ केमिकल वगैरह मिला करके उसको रखा करते थे, मम्मी बना करके डेड बॉडी को। केमिस्ट्री का जो जनक माना जाता है वो लेवोजियर को माना जाता है, और भारत में केमिस्ट्री का जनक माना जाता है प्रफुल्ल रॉय को, जिनको नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री जिसका हिंदी होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, इसमें हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ जिसको द्रव बोलते हैं, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं और द्रव को इंग्लिश में सब्सटेंस बोलते हैं। पदार्थ, पदार्थ, मैटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं द्रव, सब्सटेंस, सब्सटेंस। अब ये पदार्थ को जो है सो एक भौतिक गुण पे बांटा गया है, एक रासायनिक गुण पे। तो भौतिक गुण के आधार पर कितने हैं और रासायनिक गुण के आधार पर कितने हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग पदार्थ समझेंगे। पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जिसका द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ है। जैसे कि और भी है कि दुनिया की वे सारी चीज़ें, मतलब सभी चीज़ें जो है सो कुछ न कुछ छोटी चीज़ों से मिलके बनी है, और जिनका अपना द्रव्यमान है, अपना आयतन है, तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। जैसे कि मेरा वजन है मान लीजिए कि 64 kg, तो 64 मेरा द्रव्यमान हो गया, आयतन भी है। तो उस हिसाब से दुनिया की वे सारी चीज़ें हैं जो जिनका अपना आयतन है, जिनका द्रव्यमान है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है, सिर्फ प्रकाश को छोड़ करके। पदार्थ जो है सो पदार्थ भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें से हम लोग जो है सो 3 पहले भी आप लोगों को पता होगा। एक तो हमारा है ठोस, एक है द्रव, एक है गैस। अब पहले इस तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं। ठोस जी सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। ठोस, देखिए ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में बहुत ही करीब घने रूप से जुड़े हुए रहते हैं। अब बहुत घना होने के कारण उनका घना तो ज़्यादा रहता है, तो सबसे अधिक घना तो रहेगा ठोस का, उस और सबसे कम रहेगा गैस का। ये बीच में रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा द्रव। तो ठोस में क्या होता है कि सबसे अधिक घना तो रहेगा ठोस का और गैस का सबसे कम रहता है। जैसे क्या है, गतिज ऊर्जा ठोस में सबसे क्या होती है? कम होती है, और गैस में सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर किसी भी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मतलब बिखरने लगते हैं। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और आग लग जाए, सभी बच्चे इधर उधर कूद दौड़ने लगेंगे, तो वो क्या हो गया कि उसी तरह से गैस होता है, गैस होता है और ठोस। तो ठोस क्या होता है कि इसके जो घनत्व होते हैं वो सबसे अधिक घनत्व रहेगा। घनत्व सबसे अधिक रहेगा ठोस का, और इसका घनत्व जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा, गैस का सबसे कम रहेगा। ठोस का सबसे अधिक, गैस का सबसे कम रहेगा घनत्व। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक रहता है इसमें। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक रहेगा गैस में, और ठोस में सबसे कम रहेगा। ठीक है। आकर्षण बल, तो आकर्षण बल ठोस का सबसे अधिक होता है। आकर्षण बल, क्योंकि एक दूसरे से पूरे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए रहते हैं, आकर्षित हुए रहते हैं, तो आकर्षण बल सबसे अधिक रहेगा ठोस में, और आकर्षण बल सबसे कम रहेगा किसमें? तो आकर्षण बल सबसे कम रहेगा गैस में। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो ये तीनों अवस्थाओं के बारे में समझे। अब आगे हम लोग देखेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक आता है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पर है। टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। तो एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था तो आयोनाइजेशन की जो अवस्था होती है वही प्लाज्मा कहलाती है। जैसे कि सूर्य जो है वो प्लाज्मा अवस्था में है, यानी कि हाई टेम्परेचर, कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा अवस्था हो जाएगा। जैसे कि सोनार के यहाँ जो काम करता है सोनार, वो क्या करता है कि
जो सोना है, चांदी है, उसको पिघला देता है गर्म करके, पूरा हाई टेम्परेचर दे करके। तो वो जो सोना होता है वो एक प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, तो वो प्लाज्मा अवस्था हो गया। अब छठा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये क्यों ऐसा नाम रखा गया पांचवा अवस्था को? तो हमारे भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इस अवस्था की खोज की थी। लेकिन क्या हुआ कि वो जब अंग्रेजी पत्रकार को ये छापने के लिए, लिखने के लिए बोलते हैं, तो वो मना कर देते हैं कि भारतीय इतना समझदार कब से हो गए। तो ये क्या करते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस एक पत्र लिखते हैं आइंस्टीन को। जब आइंस्टीन ये चीज़ देखते हैं और अप्रूव करते हैं कि हाँ, ये पांचवी अवस्था हो सकती है पदार्थ की, तो इसलिए जो है सो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर आइंस्टीन के कॉम्बिनेशन से जो है सो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम पड़ा। इसमें जो है सो वेरी लो टेम्परेचर रहेगा, वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, इसमें वेरी लो टेम्परेचर रहेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा -273 डिग्री सेल्सियस, इसको शून्य ताप माना जाता है, शून्य ताप। इसमें क्या होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में, जैसे कि मान लीजिए कि जो ठोस है, जैसे हम लोग बर्फ लेते हैं, बर्फ को और ज़्यादा -273 डिग्री सेल्सियस में ले जाए तो क्या होगा कि अगर बर्तन में रखे तो वो बर्तन को टच नहीं करेगा। तो ये हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी ये हो गया पांचवा अवस्था भौतिक गुण के आधार पर द्रव पदार्थ के। अब रासायनिक के आधार पर हम लोग पढ़ें। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को भी तीन भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या बोलेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया या फिर कार्बन हो गया। जब अकेले अकेले रहेगा तो वो तत्व हो गया, जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये जब अकेले अकेले रहेंगे तो वो फिर तत्व हो गए। जब एक सूत्र के रूप में बन जाएंगे, यानी कि तत्वों को मिला करके एक निश्चित रूप में अगर उसको देखा जाए, सूत्र बना दिया जाए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये एक तरह का यौगिक हो गया। तत्वों को मिला करके यौगिक बनता है, जो दो या दो से अधिक हो सकते हैं। मिश्रण क्या होता है, जिसका कोई सूत्र नहीं है, जैसे कि शरबत हो गया, शरबत हो गया, दूध हो गया, मिल्क। तो ये सब क्या है, मिश्रण है। बहुत ही आसानी तरीके से इसको समझेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, एक तत्व हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, तो एक तत्व हो गया। यदि ये दोनों को एक सूत्र में बांध दिया जाए, H2O कर दिए, तो वो क्या हो गया, यौगिक हो गया। तो इस तरह से जो है सो तत्व, यौगिक और मिश्रण हो गए। तत्व जो होते हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं। तत्वों को भी तीन प्रकार में बांटा गया है, तत्वों को भी तीन प्रकार में बांटा गया है। जैसे एक धातु होता है, धातु, तत्वों को भी तीन रूप में बांटा गया है। धातु, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। धातु क्या है, तो जो कि विद्युत का सुचालक होगा। अधातु क्या है, तो विद्युत का कुचालक होगा। उपधातु क्या है, तो विद्युत का अर्धचालक हो गया। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है कि विद्युत का जो है सो सुचालक है, इसमें करंट अच्छे से पास होता है। अधातु क्या है, तो अधातु जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन अधातु है, गैस बोल सकते हैं, लेकिन अधातु इसलिए अधातु है क्योंकि ऑक्सीजन एयर में मिला हुआ रहता है। और अधातु है वो सही है, क्योंकि अगर ये धातु रहता तो ये एयर में मिला हुआ है, ट्रांसफार्मर को छू करके यदि हमारे बीच आता, उनसे जब स्पर्श होता तो हमें करंट लग सकती थी। तो ये अधातु है। तो ऑक्सीजन हो गया अधातु। अर्ध धातु में आ जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, तो अधातु है। हम लोग बोल सकते हैं उपधातु है। सिलिकॉन कैसे उपधातु है, सिलिकॉन में इसमें थोड़ा थोड़ा जो है सो करंट पास होगा। जैसे कि मोबाइल वगैरह में यूज किया जाता है सिलिकॉन का, अगर धातु यूज किया जाता तो फिर हम लोग फ़ोन टच नहीं कर पाते, क्योंकि जो उसमें करंट है वो बहुत ही तेज़ी से पास होता है, जिसके कारण जो है हम लोग को करंट लग सकती थी। इसलिए क्या है कि सिलिकॉन वगैरह जो है सो उपधातु है, इसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं विद्युत का। यौगिक क्या होता है, तो यौगिक भी जो है सो दो तरह के होते हैं, एक कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है। जैसे कि
हम लोग जैसे मान लीजिए बोले H2O, तो ये क्या हो गया, कार्बनिक हो गया, जिसके साथ जैसे कि अगर फॉर्मूले में कार्बन अगर आ रहा है, जैसे CH4 लिख दिए, CH4, तो इसमें कार्बन आ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, कार्बनिक हो गया। जिसमें कार्बन देखने को मिलेगा वो कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, और जिसमें कार्बन नहीं देखने के लिए मिलेगा वो अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। और भी है NH3, तो ये कार्बनिक नहीं है बल्कि ये अकार्बनिक है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो कार्बन है वो नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बोल दें CO2, तो इसमें कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा, कार्बनिक हो जाएगा। तो ये दो तरह के होते हैं, जिसमें हम लोग को कार्बन देखने को मिलता है वो कार्बनिक यौगिक होता है, जिसमें कार्बन नहीं देखने के लिए मिलता है वो अकार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है। अब मिश्रण, तो मिश्रण भी दो तरह के होते हैं, मिश्रण भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी, और एक होता है समांगी मिश्रण। विषमांगी, विषमांगी मतलब हो गया कि जिसके अवयव पता चलते हैं, जिसके अवयव पता चलते हैं। जैसे कि हम लोग 4-5 तरह के फल काट करके उसको एक में मिक्स कर दें, फल को यदि हम लोग काट करके और एक में मिक्स कर दे, सिर्फ फल को काट करके मिक्स करना है, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन पपीता है, कौन तरबूज है। तो जो पता चल रहा है ये, तो क्या हो गया, ये हो गया विषमांगी। और यदि उन फलों को हम लोग जूस बना दें, यानी कि उसको मिक्स कर दें, तो पता नहीं चलेगा कौन तरबूज है, कौन पपीता है, तो वो हो गया समांगी मिश्रण। जैसे दाल ले लीजिए, दाल को यदि सिर्फ कच्चा अगर सिर्फ ऐसे ही मिक्स कर दे, अरहर और मसूर का दाल ले लें और उसको मिक्स कर दे सिर्फ ऐसे ही, तो वो क्या होगा, पता चल जाएगा कि ये लाल वाला है वो मसूर का है, अरहर जो पीला वाला है थोड़ा बड़ा में वो अरहर का है। लेकिन यदि उसको कुकर में डाल करके सीटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, समांगी हो जाएगा, उसमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन अरहर है कौन मसूर है। ये हो गए क्या, रासायनिक के आधार पर 3 प्रकार, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या हो गया कि धातु, अधातु और उपधातु, 3 प्रकार हो गया तत्व। तत्वों के 3 प्रकार हो गए, धातु, अधातु, उपधातु। धातु जो कि विद्युत का सुचालक होता है, अधातु जो विद्युत का कुचालक होता है, और जिसमें थोड़ा थोड़ा विद्युत जो है सो पास होता है वो हो जाता है उपधातु। अधातु में आ जाता है ऑक्सीजन, और धातु में एल्युमिनियम आ जाता है। उपधातु में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं सिलिकॉन का। यौगिक, यौगिक जो है जिसमें कार्बन देखने को मिलता है वो कार्बनिक यौगिक होता है। यौगिक भी 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक, अकार्बनिक। जिसमें कार्बन देखने को मिलेगा वो हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन नहीं देखने को मिलेगा वो अकार्बनिक यौगिक। जैसे कि CO2 जो है उसमें हम लोग को कार्बन देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन देखने के लिए मिला तो वो कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। लेकिन NH3 हम लोग लें तो उसमें हम लोग को कार्बन देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। उसी तरह से मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, एक विषमांगी मिश्रण और एक समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, फलों को हम लोग अगर एक पपीता ले लें, एक तरबूज ले लें, एक केला ले लें, यदि ये तीनों को हम लोग काट करके और सिर्फ सलाद जैसा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पता चलेगा कौन केला है, कौन तरबूज है, कौन पपीता है। तो उससे क्या हो गया, वो विषमांगी मिश्रण। और यदि इसको हम लोग मिक्सी में पीस करके जूस बना दे तो पता नहीं चलेगा कि कौन पपीता है, कौन केला है, कौन तरबूज है। वो जूस के रूप में नहीं पता चलने की वजह से क्या हो जाएगा, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो ये था आज का क्लास। हम लोग अब पर डे इसी तरह से केमिस्ट्री का हर एक पार्ट चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और पूरा केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सभी ख़त्म करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। थैंक यू।